तो जर्नी इनसाइड एन एटम बड़ा ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर, नॉट ओनली फॉर 9th क्लास, 10th क्लास, +1 +2 सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये लेक्चर अगर लग गया तो आपको पूरी चीज़ समझ आ जाएगी कि क्या एटम के अंदर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो जिया का देखते हैं पहला लेक्चर। व्हाट इज जिया? जर्नी इनसाइड एन एटम। हमने बीच में द कैंसिल कर दिया आपकी बुक का, है ना। तो जर्नी इनसाइड एटम जो निकालने जा रहे हैं, जिया का पहला नंबर लेक्चर। बहुत बहुत प्यार से समझना। एक वार्निंग है, अगर ये आज का लेक्चर नहीं कवर अप हुआ या मेरे साथ सिंक में नहीं चले तो 100% आपकी पूरी केमिस्ट्री खराब होने वाली। और अगर आज के लेक्चर को काफ़ी अच्छी तरह सुन लिया, देख भाई साहब अभी भी आपको कोई डर नहीं है एनसी वार्निंग्स का, केमिस्ट्री तेरी खराब हो जानी है, ठीक है। इधर देख, केमिस्ट्री का ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है, स्टार्टिंग है, बेस है, जिसके कारण पूरी केमिस्ट्री बनी है। तो इस बेस को अगर आप खराब कर दोगे डेफिनेटली खराब होने वाला है। तो ठीक है, एक वार्निंग दी आपको, प्लीज़ प्यार से समझना, हर पॉइंट को देखना, और अगर कोई डाउट आता है पूछो। त्विषा कोई भी डाउट आता है डियर पूछो, कोई भी ऐसे मत बैठे रहना। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो, चाहे आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, चाहे आप लाइव में बैठे हो, कैसे भी है, बट आपको साथ में बोलना है। अगर आप नहीं बोल रहे तो डेफिनेटली गड़बड़ होने वाली है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 4 सालों की, जिसने +1 +2 में मेडिकल नॉन मेडिकल यानी उसके लिए भी, और बेसिक केमिस्ट्री जो तंग करती है बच्चों को वो भी, वो सब प्यारी लगने लग जाएगी जब ये वाला लेक्चर एटलीस्ट आई विल ट्राई कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कवर अप हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एटम की ओर। एटम का मतलब क्या है, सुनो। एटम के अंदर लिखो मत, जब मैं बोलूंगा लिखने को तब लिखना। अभी जब मैं बोल रहा हूं प्लीज बार बार, किसी चैप्टर के लिए मैं इतना नहीं बोलूंगा जितना इसके लिए, क्योंकि 4 साल इसी पे डिपेंडेंट होने वाले हो। अज्यूमिंग आप मेडिकल नॉन मेडिकल कर रहे हो, प्लीज स्टार्ट करें, बोलते जाना। जैसे मैं बोलता हूं जो बोल रहा हूं वह सारा कुछ आपके ब्रेन में जाना चाहिए। तो कैन यू टेल मी एटम के अंदर क्या है और एटम है क्या? पहले तो मैं ये देखता हूं। अगर आप बात करते हो हम ह्यूमन बींग्स एटम से बने, बट आपको जब मैं सेल चैप्टर पढ़ा रहा था हमने बोल दिया था क्या भाई, सेल से बने। अब कंफ्यूजन आ गई, सेल है कि एटम है ये तो बता दो। ठीक है, आते हैं 2 मिनट बाद। ये मार्कर है, ये किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ये बोर्ड है, किससे बना है? एटम से बना है। तो ये सारी चीजें किससे बनी है? एटम से। अब एटम कार्बन का एटम भी हो सकता है, हाइड्रोजन का एटम भी हो सकता है, ऑक्सीजन का एटम भी हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स है ऑक्सीजन का, और ये सारे क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स हैं। जो एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर अगर आप करके आए वहां पे आपने एलिमेंट्स पढ़ा होगा। एलिमेंट्स वो है जो कल्ले रहते हैं। ये सारे एटम्स मिलके सेल के अंदर के ऑर्गेनलीज वगैरह बनाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। तो इसका मतलब सेल जो बना है वो किससे बना है? एटम। एटम कौन सा हो सकता है? कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सारे मिलके बन सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द मतलब अल्टीमेटली सेल भी किससे बना है? छोटे छोटे एटम से। सेल सबसे छोटा है, बट उसके अंदर भी जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो क्या है? एटम्स। सेल क्या है? इटसेल्फ इज अ लिविंग थिंग, लिविंग पार्ट, बट वो लिविंग पार्ट कहां से बना? फ्रॉम दी नॉन लिविंग थिंग, या एटम्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, कुछ भी बोल सकते हो। समझ आया? अब हम एटम के बारे में बात करें, यानी कि अल्टीमेटली एटम से सारा कुछ बना हुआ है। चाहे हमारी ह्यूमन बॉडी है, चाहे कुछ भी है, सिर्फ किससे बना हुआ है? एटम से। अब एटम के अंदर क्या है, यहां से मेरी कहानी शुरू होती है, यहां से मेरा लेक्चर शुरू होता है। एटम के अंदर क्या है भाई? पेन है जी, पेन। व्हाट इज पेन? पेन कह रहा है इंक, इंक, वाह। पेन मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, 3 चीजें हो गई। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये टर्म्स बोलते जाओ, न्यूट्रॉन्स। एक सेकेंड, अब इसमें ना मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग इसको भी मैं थोड़ा अच्छी तरह लिख देता हूँ, सो दैट आप लोग उसका फ्लो चार्ट बना लेना, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समझने वाली पार्ट है ना। तो इसको हम 1 मिनट फ्लो चार्ट प्रॉपरली बना देते हैं। एटम के अंदर क्या आएगी? 3 चीजें, कौन कौन सी? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड
न्यूट्रॉन्स, पी से प्रोटॉन्स, पी से पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। एन से नो चार्ज या न्यूट्रल, दोनों वर्ड यूज हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रल चार्ज रहता है। इसको बनाया, मतलब इसको समझा, इसके बारे में बातचीत की किसी बंदे ने। वो बंदा कौन है? साइंटिस्ट। नाम देखेंगे। इसके बारे में देखा किसी ने, तो सब साइंटिस्ट ने अपनी अपनी चीज डिस्कवर की। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, किसी ने ये किया। बट अभी मैं उस पर नहीं आ रहा। अब एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। तो कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से मॉडल्स आए? पहला मॉडल आया था थॉमसन मॉडल। कुछ होता है, हम उसके बारे में अभी बात नहीं करें, प्लीज ध्यान इधर। दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड। आया थॉमसन, फेल हो गया। रदरफोर्ड आया, काफी हद तक चीजें समझ आई। वो जब हम करेंगे तो क्लियर होगा। रदरफोर्ड आया, समझ आई, काफी चीजें समझ आई, फिर भी फेल हो गया। फिर कौन आया? बोहर। बोहर का मॉडल चल रहा है काफी हद तक। ये नहीं है कि ये परफेक्ट हो गया, इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशन आपके सिलेबस में शायद ना हो, +1 +2 में जाके होगी। तो सब बंदों ने अपना अपना क्या दिया? एटम को समझ के उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया। सारे कुछ ना कुछ बोल के गए, चलते गए। बट हम लोग अभी क्या करके रहे हैं? एटम के अंदर कौन सी चीजें, बस उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हमारा क्या स्टार्ट होता है? ये हो गए 3 मॉडल्स। कौन सा चल रहा है सही तरह अभी? बोहर्स। अब बोहर्स ने कहा, क्या कहा था वो मैं आइडिया दे रहा हूं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जैसे तुम अपने घर में घूम रहे हो। बट तुम्हारे घर में बहुत सारी फ्लोर्स हैं, उसके घर में बहुत सारे शेल्स हैं। तो हमने शेल्स को क्या नाम देना है किसी टाइम पे जाके? फ्लोर्स। कौन सी फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर है अभी, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। हर बंदा जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है वो फर्स्ट फ्लोर। चलो ऐसा करते हैं, बड़ी बड़ी जो फ्लैट्स रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स रहती हैं, वहाँ पे हर एक बंदे का अपना अपना एक फ्लोर या फ्लैट होता है। उसको कहीं इजाज़त नहीं है जाने की, एज सच किसी और के घर में नहीं जा रहे। हाँ, इनविटेशन आया छोड़ो, बट नॉर्मली आप नहीं जा सकते। यू विल ऑलवेज स्टे एट योर प्लेस। तो वही चीज़ है, इस शेल के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन उसी शेल के अंदर रहेगा, अपने शेल के अंदर रहेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में रहेंगे। ऐसे करते करते हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिसाइड कर रहा है? एनर्जी कहाँ पे? शेल के शेल्स, बिल्कुल सही। अब ये भी हम पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट शेल्स है, कोई आपस में इंटरफेयर नहीं है, सबकी अपनी अपनी लेवल की एनर्जी रहती है। तो डन, नमनप्रीत। चले, अब जो चीजें आपको अभी चैप्टर में समझ आनी है या समझनी है, वो यहां से स्टार्ट होती है, जो मैं अभी आपको करवाने चाह रहा हूं। एटम के अंदर इसका तो चार्ज नहीं है भाई, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद 10 चार्ज, अगर एक एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं, सामने देखना, और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हाट इज द चार्ज इन दैट एटम? न्यूट्रल, नो चार्ज, क्योंकि +10 है और -10 है। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब, सुना नहीं ना फिर वही चीज, नंबर। बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो N इज द नंबर, नॉट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने लेना देना मुझे है ही नहीं उससे। क्लियर? अब आगे आती है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या है वो देखते हैं। एक एटम को हम रिप्रेजेंट करें X से, A और Z। ये मैंने क्या लिखा? ABCDFG XYZ। ABCD XYZ, समझ आया? पहले A लिखा, फिर X लिखा, फिर Z लिखा। X एक एलिमेंट है, A उसका एटॉमिक मास है। A इज एटॉमिक मास
Z इज एटॉमिक, कौन सी चीज लिखी ऊपर देखो, नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तुम्हारे स्कूल में आपको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, मतलब तुम्हारा रोल नंबर क्या है, ऐसा पूछा जाता है। रोल नंबर 7, कोई और खड़ा होता है कि तुम ही खड़े होगे, मतलब सपोज एक बच्चे का, तुम में से एक बच्चा है जिसका रोल नंबर 7 है, तो रोल नंबर 7 वाला खड़ा हो जाए तो वही बच्चा खड़ा होता है कि कोई और खड़ा होता है? यानी कि रोल नंबर और एटॉमिक नंबर मैं एक जैसा सिमिलर करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अज्यूमिंग एकम, एकम के बाद ये, अच्छा ठीक है, एकम है जी, एकम का रोल नंबर है 7 और इसका कुछ मास होगा कि नहीं होगा? प्लीज, होगा, मास है। सिमिलरली एटम का भी एक रोल नंबर है और एक उसका मास है। उस रोल नंबर को क्या बोल दिया हमने? एटॉमिक नंबर। अब एकम के पीछे बैठती है इसकी सहेली, दैट इज ईशा, नहीं है, हाइपोथेटिकली मान रहे ईशा, उसका रोल नंबर कितना है? 8 है जी। कुछ देर के लिए तो खुश हो जा, वैसे ही खुश हो जा, नहीं बनानी नहीं है, ठीक है चलो। ईशा का रोल नंबर कितना जी? 8। ईशा का रोल नंबर है 8, इसका क्या था? 7। अब जैसे ही मैंने बोला रोल नंबर 8, तो किसकी अटेंडेंस लगेगी? 8 वाले की, ईशा की। उसका अपना मास होगा, इसका अपना मास है, कभी सेम तो नहीं हो सकता है सेम हो जाए, मासेस दोनों का क्या हो सकता है? सेम। बट जैसे ही मैंने बोला रोल नंबर 7, तो वो पक्का ये एकम खड़ा होगा, राइट है। तो इसका मतलब रोल नंबर या एटॉमिक नंबर, इसको हम किसके जैसा मान लेंगे? रोल नंबर, वो हर बंदे का एग्जैक्टली अपना अपना रहता है। तो सिमिलरली हर एक एटम का क्या रहेगा कृषिव? रोल नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर। हर एटम का अपना एटॉमिक नंबर रहता है। अब हम एटॉमिक नंबर को कैसे लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, वो हम देखते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स है उस एटम के अंदर, एक एटम के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। और ये वर्ड ये लाइन मेरी गलत भी हो जाएगी जब मैं हाइड्रोजन एटम में, बहुत सारे नहीं है, एक ही है उसमें। बट जनरली मैं आपको समझा रहा हूं, एक एटम के अंदर बहुत कुछ है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है। अब जितने प्रोटॉन्स है वही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन्स है, ओके। जल्दी से बताना मेरे को, इफ एन एटम हैज 7 प्रोटॉन्स, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? 7, ठीक है। तो ऐसे ही करके सब एटम्स को अपना अपना रोल नंबर दिया गया है। जैसे कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, सब एलिमेंट्स का अपना अपना क्या दिया है? रोल नंबर। और उस रोल नंबर को क्या बोल दिया? एटॉमिक नंबर। मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगली लाइन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसमें? इन एन एटम। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसमें? इन एन एटम। यानी कि अगर मैंने कहा एटम, तो समझ लेना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटॉन्स और नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है? एग्जैक्टली सेम। क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डियर अगर नहीं सुनोगे तो तुम ऐसे ही हाँ करोगे, मुझे पता है। तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ये चैप्टर का ये लेक्चर ऐसा है जिसमें सारी केमिस्ट्री बसी हुई है, फिर भी तुम नहीं समझ रहे। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और नेगेटिव किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने प्रोटॉन्स है उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने नेगेटिव है यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना नेगेटिव चार्ज। अगर 7 प्रोटॉन्स दिख गए मेरे को उस एटम के अंदर, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 7 प्लस 7 माइनस, कट कटा के 0। न्यूट्रॉन जितने मर्जी हो उसके, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो हाँ, मैंने तभी तो लाइन बेझिझक होकर लिख दी, क्या? एटम्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैं बताऊंगा इसके आगे वाला पार्ट में इधर लिखने वाला हूं, आने वाला हूं। ये क्लियर? जितना प्रोटॉन्स है जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों क्या है? इक्वल। अब एटॉमिक नंबर तो हो गया, दूसरी चीज क्या बताई थी उसके जैसा?
एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर को ब्रैकेट में z लिख सकता हूं, देखो, और एटॉमिक मास A किसके इक्वल आएगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z प्लस न्यूट्रॉन्स। समझो ये मैंने क्या किया, ये दो बॉक्सेस में एक फॉर्मूले लिखे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर पूरी तरह लिखना तो लिख ही देता हूं मैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स को क्या लिख सकता हूं, एटॉमिक नंबर लिख सकता हूं। डियर, जिसने ये लिंक कर लिया उसके लिए बहुत अच्छी चीज होने वाली है। यहां पे प्रोटॉन्स की जगह क्या लिख दिया मैंने, प्लस न्यूट्रॉन्स। यानी कि अगर कोई कहे मास क्या है जी, मास नंबर क्या, एक सेकेंड कहां पे क्या एटॉमिक मास और एटॉमिक मास और मास नंबर, ये भी हो गया। इसको मास नंबर भी बोलते हैं। अगर कोई कहता है एटॉमिक मास किसके इक्वल है या मास नंबर किसके इक्वल, आप क्या बोलोगे, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर किसी ने न्यूट्रॉन्स निकालना, ये देखो उल्टा पुल्टा इधर उधर करना पड़ेगा तुम्हें, तभी आप क्वेश्चन निकाल लोगे। अगर आपको कोई कहता है न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप उसके मास में से रोल नंबर को क्या करोगे, माइनस। मैं वो भी लिख रहा हूं, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। अब देखो A ऊपर है नीचे Z है, तो ऊपर वाले को माइनस नीचे वाला करूंगा तो डेफिनेटली प्लस वैल्यू आएगी। वो तभी प्लस वैल्यू आएगी जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये वैल्यू तभी इससे ज्यादा है क्योंकि A इज इक्वल टू Z प्लस कुछ है। तो इन दिस केस आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कुछ है ज्यादा, उसमें से ये माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ आया, करो, हो गया ये वाला। देख, लिखना नहीं अभी, आगे। अगर इसके बाद आपके पास क्या आता है डियर, अभी लिख लेना शांति से। अब एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बोला मैंने, एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सही है। कहाँ पे बोला था, यहाँ पे। फिर इधर भी कहीं बताया था मैंने, प्रोटॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर सपोज एक एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स है और 9 इलेक्ट्रॉन्स है, हो सकता है ऐसा, बताऊंगा कैसे, क्यों, मतलब अज्यूमिंग कि प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो नेगेटिव। यानी कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट है, बट एटम के अंदर क्या रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम। तभी कई बुक्स में नहीं लिखा होगा ऐसा, कई टीचर्स ऐसा पढ़ा देती हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है गलत। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की जगह हम इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम होते हैं। वो किसके अंदर सेम होते हैं, एटम के अंदर। बट अगर आयन आ जाए वो यहाँ पे आने वाला है, तो आपका वैल्यू गलत हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा क्या लिखता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बच्चों को क्या कहता हूं, क्या लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आंसर इलेक्ट्रॉन से एटम के केस में सही हो जाएगा, बट आयन के केस में गलत होने वाला है। आयन क्या है वो देखते हैं। अब एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल। अब एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, बताता हूं, दो, एक बंदा है जो दान देता है, उसके ऊपर कौन, वो अच्छा बंदा कि बुरा बंदा, अच्छा, जो ले रहा है वो गंदा बंदा, ऐसा समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर एटम दान देता है, एटम अगर इलेक्ट्रॉन दान देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन, नहीं होगा डियर, कभी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुक जा, रुको। अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ले रहा है तो गंदा बंदा, अच्छा बंदा है जब वो दान दे रहा है। समझ आया। अब आप देखते हैं कैसे। अगर सपोज एक एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक छोड़ के चला गया,
क्यों जाता है? स्टेबिलिटी की वजह से। क्यों जाता है? स्टेबिलिटी की वजह से। हम देखेंगे वो भी, पहले आज इतना ही समझते हैं। इलेक्ट्रॉन दान दिया तो उसके ऊपर अब कितने उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? अगर 1 लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10। 10। और प्रोटॉन्स कितने हैं? तो अल्टीमेटली +1 चार्ज रह गया कि नहीं रह गया? जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? ऑटोमेटिकली प्लस। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स थे, अब उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 11 प्रोटॉन्स है। अब क्या आ गया? -1 नहीं आ गया? गेन करने पे उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? माइनस। क्यों आ रहा है? तो समझ आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एक में इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और इनको जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दो ही कंडीशंस है, दो ही केसेस है, ठीक है? या लूज करेगा या गेन करेगा। कैन यू टेल मी, लूज में क्या आएगा चार्ज? पॉजिटिव। गेन में नेगेटिव, ठीक है? इसको पॉजिटिव चार्ज और केटाइन बोलते हैं, नेगेटिव वाले को एनाइन बोलते हैं, एनाइन। अब इसको भी अगर किसी ने याद करना है, ये उन बच्चों के लिए जिनको वो भी याद नहीं होता केटाइन क्या एनाइन क्या, बहुत बच्चे हैं वो गलती करते हैं, तो आपको याद करना प्रियंका चोपड़ा या पर्सनल कंप्यूटर, प्रियंका चोपड़ा। P मतलब पॉजिटिव, C मतलब केटाइन। जब पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज, मतलब पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलते हैं? केटाइन। हो जाएगा? अब ये चीज समझ आई। अब जब मैं बात कर रहा था एकम की, तो एटॉमिक नंबर कितना था हमारा? रोल नंबर कितना था? 7। उसके अगले वाली का कितना था? 8। दोनों का मास लेट अस सपोज सेम हो जाए, मास सेम हो सकता है, ठीक है? तो प्रियंका चोपड़ा, एक सेकेंड, पॉजिटिव केटाइन PC, साइड पे लिख देता हूँ, PC आ नहीं रहा यहाँ पे, PC। प्रियंका चोपड़ा वाले को क्या बोला? पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? केटाइन। डन। अब क्या बता रहा था मैं? दोनों का मास सेम हो सकता है। अब अगर मैंने कहा आइसोटोप्स, एक आएगी आइसोटोप्स, एक आएगा आइसोबार्स, दो अलग टर्म्स आ गई आपके पास। आइसोटोप्स क्या है? ध्यान से सुनते हैं, कृष्ण समझ आया यहां तक? पक्का? आइसोटोप्स क्या है? एक X है, एक Y है, एक का एटॉमिक नंबर 7 है, एक का 8 है, समझ आया? बट दोनों का मास 14 है। तो अब ये क्या बन गए? आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक सॉरी X 7 है, 14 है, और Y 8 है, 14 है। आइसोटोप्स क्या है? जब बंदा वही है, अब एकम का एटॉमिक नंबर जो रखा था हमने, क्या रखा था? बिल्कुल सेम। अब हम X एटॉमिक नंबर 7 मानते हैं, रोल नंबर 7 मानते हैं, एक ही बात है, और 14 उसका मास नंबर है या एटॉमिक मास है। ये चीज़ सही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो बंदा है, कोई भी बंदा है, हम इग्नोर करते हैं इसको, बंदे को, हमारे वाले बंदे को, हम बात करते हैं, हमने X की बात करते हैं। X का एटॉमिक नंबर आज तो 7 है, कल भी क्या रहेगा? 15 दिन बाद भी क्या रहेगा? साल बाद भी रहेगा 7। मतलब ये नहीं सोचना कोई बच्चा जा रहा है आ रहा है, कुछ नहीं, मतलब हर साल इसका रोल नंबर क्या रहेगा? हमेशा के लिए 7, जब तक ये स्कूल में है। वही चीज़ उसका, जब तक ये जिंदगी में एटम है तब तक उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 7, ठीक है? अब 7 का, इसका मास आज है 14। आज इसको ज़्यादा ही वो शौक चढ़ा था, बर्गर खा रहा है, नूडल्स खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, बहुत ज़्यादा इसने ओवर ईटिंग कर ली, 2-4 दिन ऐसे ही करता गया, तो इसका मास 14 ही रहेगा कि बढ़ेगा? डेफिनेटली इसका 15 हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बंदा वही रहेगा कि डिफरेंट होगा? वही रहेगा। कैसे पता चला वही है? एटॉमिक नंबर सेम है। कितना एटॉमिक नंबर है? 7 एटॉमिक नंबर। आज मास 14 है, कल 15 दिन, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद उसका 15 हो गया, अब मास चेंज हो गया। यानी कि ध्यान से डेफिनेशन सुनना, किसकी? आइसोटोप्स की। सुनना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, बंदा सेम,
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस या मास नंबर या एटॉमिक मासेस। क्या डाउट अभी? नहीं, वो कभी से यार क्या बात कर रहा है तू? अब इस बच्चे ने ऐसा टुच्चा सा डाउट पूछा, मैं बताता हूं क्या ये कह रहा है, मतलब फायदा क्या है बढ़ाने का ऐसे? एटॉमिक कहता क्या कह रहा है, फिर से देखना। अरे बता तो दो, तेरी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है। ये देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, पहले इसकी मैथ्स समझते हैं। ये कहता है 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 7, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 कभी पॉसिबल है? नहीं। यानी कि ये क्या कह रहा है, कहां पे एटॉमिक नंबर और मास इक्वल हो सकता है? वैसे नहीं होगा, बट इस बच्चे ने डाउट पूछा है, थोड़ी सी तारीफ भी कर देते हैं। एक एक्सेप्शनल एक केस है भी है जिसमें दोनों चीजें सेम भी होती हैं। मैंने क्यों ऐसा बोला डियर कि ये वाला ऐसा कुछ पूछने नहीं, क्योंकि हमेशा 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 मास नंबर ज्यादा ही है किससे, एटॉमिक नंबर से, हमेशा। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, क्योंकि उसके अंदर 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर 0 न्यूट्रॉन्स होंगे, 0 न्यूट्रॉन्स होंगे, फिर से 0 न्यूट्रॉन्स होंगे तो ए और जेड क्या होंगे, इक्वल। ये इसकी भी मैथ्स अलग ही है। ये दोनों क्या होंगे, एक हम समझ आए डियर, वैसे कभी इक्वल नहीं होंगे। ये डाउट अच्छा ही था वैसे तो, क्या हमेशा कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे। सिर्फ एक केस में है जब न्यूट्रॉन नहीं होता, वो होता है हाइड्रोजन। H, एक मिनट मैं लिख देता हूं, H11 नो न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन के लिए क्या बताया था, कैसे करना, कैसे पता चलता है न्यूट्रॉन, दिस माइनस दिस, यही लिखा था हमने, ऊपर वाला माइनस। ध्यान से सुन लो डियर, जब क्वेश्चन करवाऊंगा उस टाइम आपको नहीं आएगा। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। तो एक ही पूरी केमिस्ट्री में एक एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, उस केस में प्रोटॉन्स, उस केस में एटॉमिक नंबर और मास दोनों सेम रहते हैं। आगे देखते हैं, इन दिस केस X714 Y814, तो इस केस में समझ आ गया बंदा वही है कि नहीं है? कैसे पता चला बंदा वही है, एटॉमिक नंबर सेम है। बस जैसे ही मैंने कहा एक 7 है और एक 8 है, तो बंदे अब ऑटोमेटिकली अलग हो गए। एक X है एक Y है, एक 7 है एक 8 है। बट ऐसा तो हो सकता है ना कि भाई दो बंदों का मास सेम हो, तो हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है मास, बंदे चाहे डिफरेंट है बट मास से सेम हो सकते हैं। 80 किलो है उसका भी 80 किलो है, 20 किलो है 25 किलो नहीं, 20 किलो 20 किलो। तो ये सारी चीजें दोनों के मास से सेम, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, आइसोबार्स। देखो मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, एक एग्जांपल दे देता हूं। वैसे मैं इधर एग्जांपल्स नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। एग्जांपल आती है इसकी C612, यानी कि उसका रोल नंबर कितना है और मास C614। कार्बन का 12 मास भी होता है, 14 मास भी होता है। तो दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, आइसोटोप्स। कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है। कैसे पता चला दोनों डिफरेंट है? क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है बट मासेस क्या है, सेम। इसलिए इनको क्या बोलूंगा मैं, आइसोबार्स। डियर प्लीज, टोप्स नहीं है, आइसोबार्स। डन, यहां तक समझ आया, अच्छी तरह आया, मजा आया चैप्टर करके। अब ठीक है, तो अब क्या है, आपने इसको अच्छी तरह कॉपी पेस्ट करना है, लिख लेना है, थोड़ा बहुत लिख लो, पता चल जाएगा क्या क्या है। मैंने सारा आपको इधर तक समझा दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे, इधर तक हम रोकते हैं इस लेक्चर को, बट मेक श्योर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसको देख के आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम कुछ आइडिया हो गया होगा। मैंने कोई इन डिटेल नहीं कोई चीज़ बताई कि थॉमसन में क्या हो रहा था, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसे, रदरफोर्ड मॉडल में थिन गोल्ड शीट ली, ऐसा कुछ बात नहीं की। सिर्फ आपको क्या बताया कि कुछ मॉडल्स आए, हर मॉडल कुछ ना कुछ गलतियां करता गया और अगले वाला जन्म लेता रहा। और अल्टीमेटली आज की जनरेशन में कौन सा साइंटिस्ट सक्सेसफुल रहा, बोहर्स वाला, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और वहां पे मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड्स इन किसमें, शेल्स, फ्लोट्स, जो यहाँ पे हम रह रहे हैं। डन। तो मैं कर रहा हूं इस लेक्चर को ऑफ, साइनिंग ऑफ। तो आपको अच्छी तरह ये कॉपी पेस्ट करना है, समझना है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।